कक्षा 9 पाठ नंबर 5 पाठगत प्रश्न। पेज नंबर 66। प्रश्न नंबर 1 है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। प्रीवियस डे हमारा पहला टॉपिक यही था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक नामक वैज्ञानिक ने 1664 ईस्वी में 1665 ईस्वी में स्वयं द्वारा निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उन्होंने कार्क की एक स्लाइड लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण किया तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ प्रकोष्ठे दिखाई दिए। इन प्रकोष्ठों को ही उन्होंने सेल या फिर कोशिका नाम दिया। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका किसी भी सजीव के जीवन को ही रचना कार्य करती है, अर्थात जीवन की रचना भी कोशिका से होती है और शरीर के लिए आवश्यक जो कार्य संपादित होते हैं कोशिका द्वारा ही होते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे हम। सजीवों के शरीर में कोशिका विभाजित होकर शरीर को आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान करती है तथा विभिन्न जैविक कार्य भी कोशिका द्वारा ही संपादित होते हैं। इस कारण कोशिका को सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकांग में है पहला कोशिका भित्ति। कोशिका के ऊपर एक सेल्यूलोज से बना हुआ भित्तिनुमा आवरण पाया जाता है। जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं।
यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। साफ नहीं दिख रहा। पादप कोशिका में पाई जाती है। यह पादप कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखती है। सेकंड नंबर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका के ऊपर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कुछ पदार्थों को दिखाई दे रहा है। कोशिका में अंदर तथा बाहर जाने देती है। सर आपकी वीडियो अटक रही है। जाने देती है तथा कुछ पदार्थों को प्रवेश से रोकती है। इस कारण इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने वाले कुछ पदार्थों को रोक भी देती है या कोशिका से बाहर निकलने वाले पदार्थों को भी चयन करके रोक देती है। अर्थात जो पदार्थ कोशिका के लिए लाभदायक होंगे
उन पदार्थों को ये अंदर प्रवेश करने देती है, और जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकते हैं उन पदार्थों को यह प्रवेश करने से रोक देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? कोशिका में विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ घुलित लवणीय या अम्लीय क्षारीय माध्यम भी पाए जाते हैं। अब इनमें उन पदार्थों को अंदर जाने देगी या फिर वे पदार्थ इसमें अंदर चले जाएंगे जिनकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थ या तो कोशिका में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, या फिर जिन्हें पदार्थों की कोशिका के अंदर सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, अर्थात कोशिका के अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी, उन पदार्थों को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यह है प्रक्रिया जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थ के या जल के अणुओं का या किसी पदार्थ का गमन होता है। यह परासरण कहलाता है। इसका आंसर लिखेंगे, कोशिका में पदार्थों की गति कोशिका में पदार्थों की गति विसरण द्वारा होती है। जब कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो विसरण द्वारा CO2 कोशिका से बाहर निकलती है। तथा ऑक्सीजन अर्थात O2 अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार पदार्थों का उच्च सांद्रता अर्थात अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना या गमन विसरण कहलाता है। इसी तरह जल के अणु
जल के अणु विसरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं। जल के अणु विसरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं। जब कोशिका के बाहर जल के अणुओं की सांद्रता जल के अणुओं की सांद्रता अधिक हो जाती है तो जल के अणु या जल के अणु या जल अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। इस स्थिति में कोशिका फूल जाती है। इस स्थिति में कोशिका फूल जाती है। तो इसका सीधा हमें एग्जाम्पल वो ले सकते हैं कि जब हमारे हाथ लगातार पानी के संपर्क में होते हैं तो हमारे हाथों की त्वचा मुलायम और कुछ फूली हुई हो जाती है। लेकिन यदि हमें साबुन से कपड़े धोते हैं या डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोते हैं, उस स्थिति में हमारे हाथ लगातार उस डिटर्जेंट वाले घोल में या साबुन के घोल के संपर्क में रहते हैं। इस स्थिति में कोशिका के बाहर अर्थात बाहर जब जल में साबुन या अन्य पदार्थ घुले हुए हैं तो उससे जल के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। जल के अणुओं की सांद्रता इस स्थिति में कोशिका के अंदर तो जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है, जबकि बाहर जल के अणुओं के साथ अन्य पदार्थ भी मिल जाते हैं, जिस स्थिति में उनकी सांद्रता कम हो जाती है। तो जल के अणु कोशिका से बाहर की ओर विसरण करने लग जाते हैं। इस स्थिति में कोशिका में जब जल की कमी हो जाती है तो कोशिका सिकुड़ने लग जाती है। तो यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया उस समय होती है जब हम साबुन से हाथ धोते हैं या साबुन का लगातार प्रयोग करते हैं तो हमारी हाथों की या अंगुलियों की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाता है। यह झुर्रियाँ ही जीव द्रव्य कुंचन को स्पष्ट करती है। और यदि बिना साबुन के घोल के ये हमारे हाथों के संपर्क में रहता है तो फिर हाथों की त्वचा मुलायम और फूली हुई स्पष्ट होती है। जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार गुजरना परासरण कहलाता है।
तो यदि गैसों के अणु आर पार गुजरेंगे तो वो विसरण कहलाएगा, और जल के अणु यदि कोशिका में आर पार गुजरेंगे तो वह परासरण कहलाएगा।